हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आरपीएससी एसी का जो टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखो दोस्तों, अब तक हमने अलजेब्रा में पढ़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आज हम पढ़ेंगे मीन, इन सब के मीन। अर्थमेटिक मीन हो गया, जियोमेट्रिक मीन हो गया एंड हार्मोनिक मीन एंड रिलेशन बिटवीन दीज टर्म्स। ठीक है, देखो अर्थमेटिक मीन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन। देखो अर्थमेटिक मीन तो आपको पता ही ऑलरेडी क्या होता है, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला देख लो। ए एम अर्थमेटिक मीन फॉर एनी एन पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर लाइक A1, A2, A3 एंड AN। तो इस सीरीज में इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, जितने भी टर्म्स हैं उनको लिख लो, और जितने टर्म्स हैं नंबर ऑफ टर्म्स उनसे क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या मिल जाती है, अर्थमेटिक मीन मिल जाती है। ये तो सबको आता ही है वैसे भी। और इसके बाद में देखो एक चीज़ आती है कि एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। देखो इस टॉपिक को समझते हैं। अगर एन अरिथमेटिक मीन निकालने होते हैं बिटवीन टू नंबर्स तो वो कैसे फाइंड करते हैं। देखो एन अरिथमेटिक मीन अगर हमको एक टू नंबर दे दे, ठीक है ना, कोई भी टू नंबर दे दे और उसके बीच में हमको अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए पूछे तो कैसे करते हैं। देखो इफ ए एंड एल आर टू नंबर्स, ठीक है ना, एक ए और एल के बीच में टू नंबर्स हैं, मतलब ये टू नंबर्स हैं, इनके बीच में है। जैसे ए हो गया फर्स्ट टर्म, एल हो गया लास्ट टर्म। ठीक है ना, जैसे ए, दिस इज ए और दिस इज एल। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। अब इसके बीच में आपको कितने, सपोज करो A1, A2, A3, A4, ठीक है, A5। ये A5 तक मैंने लिए, कितने भी हो सकते हैं, आप A5 तक लेके चलो। अगर A5 कितने, ये क्या है, मीन्स हैं, A1, A2, A3, A4। ठीक है ना, यह मीन है। तो अगर ये मेरे को फाइंड करने हो बिटवीन द टू टर्म्स तो इनको कैसे फाइंड किया जाता है। देखो वैसे तो आपको पता है इनके लिए किस तरीके से फाइंड करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ इसको। जैसे मान के चलो फर्स्ट डिजिट है आपकी 4, ठीक है ना, और लास्ट डिजिट है आपकी 7, ले लो उसको। 7 फर्स्ट डिजिट हो गई और इसके बीच में है A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है ना, और यहाँ पर log 25। ठीक है, तो इसके बीच में क्या हो जाएंगे, A1, A2, A3, A4 और A5। ये A5 तक क्या है, इसके मीन है ये सारे। A1 हो गया, A2, A3, A4, A5। तो ये मेरे को फाइंड करने हैं, तो इनको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है ना, ये जो टॉपिक है एक तरह से इसको क्वेश्चन की तरह डील करो। अब देखो कैसे कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए क्या है, देखो सबसे पहले देखो ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7 और एल दिया हुआ है लास्ट टर्म 25। अब एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन देखो 5। अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन बना दूँ इसको कि जैसे क्वेश्चन बना दूँ, इंसर्ट 5 मीन बिटवीन 7 एंड 25, ऐसा क्वेश्चन हो गया। तो 5 मीन इंसर्ट करने 7 और 25, यानी दो संख्या तो ये हैं, इनके बीच में 5 संख्या और हैं जो मीन के रूप में। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, देखो 5 इधर लेने हैं मेरे को और 2 ये गई, टोटल कितने हो जाएंगे 7। ठीक है ना, इसके बाद में आप लगा दो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला होता है, लास्ट वाले टर्म का होता है, यानी कि अंतिम पद को प्राप्त करने का जो तरीका होता है वो ये होता है। लास्ट टर्म्स कैन बी फाइंड यूजिंग दिस फॉर्मूला। देखो लास्ट टर्म क्या है 25, इसका ए क्या हो जाएगा 7 प्लस एन कितना हो गया 7 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है ये हमको फाइंड करना है। क्योंकि डी आ गया तो इसका मतलब क्या आ जाएंगे, सारे टर्म मिल जाएंगे। तो देखो 25 माइनस 7 कितना होगा 18, 18/6 कितना हो जाएगा 3। तो देखो इसके बाद में देखो A1 क्या मिलेगा, A प्लस डी, ए कितना है 7, 7 प्लस 3 10, A2 कितना मिल जाएगा 13,
A3 कितना मिल जाएगा 16, A4 कितना मिल जाएगा 19, A5 कितना मिल जाएगा 25, A7 A6 कितना हो जाएगा जो कि 25 है, ऑलरेडी 25 आएगा ही। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इंसर्ट 5 टर्म 7 10 11 20 हाउ मैनी, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इंसर्ट 20 मीन्स बिटवीन द 7 एंड 25 बिटवीन द A एंड B। तो इस तरीके से उसको फाइंड करने का प्रोसेस है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, वैसे ईजी था, अगर पहले पढ़ा होगा तो रिकॉल हो गया होगा। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन जी है, देखो अगर मान के चलो ABC ये किस में है GP में है, ठीक है ना। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है देन, तो आपको रिलेशन पता है ना क्या होता है, B² = AC होता है। तो यही होता है सिंपली, ठीक है ना। तो मीन निकालने के लिए एक सिंगल वैल्यू की जरूरत पड़ती है, तो B = क्या हो जाएगा √AC हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कॉमन सेंस क्या कहता है यहाँ पे, कॉमन सेंस बोलता है A > 0 एंड C > 0 बट नॉट विल बी नेगेटिव नंबर बिकॉज इमेजिनरी थोड़ा ना हुआ। क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन ऐसे फाइंड किया जा सकता है। अब अगेन वही वाली बात कि अगर n जियोमेट्रिक मीन बिटवीन, ठीक है, A एंड B, ठीक है, अगर मेरे को n जियोमेट्रिक मीन निकालने हो बिटवीन A एंड B, सेम वही तरीका है कि अगर फर्स्ट टर्म A हो गया G1 G2 G3 है ना और GN तक, इस तरह से। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये तो हो गया जियोमेट्रिक मीन इनके बीच में, किसके बीच में A एंड B के बीच में, ठीक है ना। और ये किस में R इन GP, ठीक है। तो G1 G2 G3 जो GN है वो क्या होंगे NGMs हो जाएंगे टोटल, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, NGMs हो जाएंगे बिटवीन A एंड B। तो G1 फाइंड करने का तरीका क्या होगा, देखो सपोज करो A पता लग गया, लास्ट टर्म पता लग गया है ना, नंबर ऑफ टर्म्स A पता कर सकते हो, लास्ट टर्म पता कर सकते हो B हो गया, और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो जाएंगे। तो TN फॉर्मूला क्या होता है ARN-1, ठीक है ना। TN मतलब N, तो L अगर पता हो गया, A पता हो गया, N पता हो गया, तो R कैन बी फाइंड और नॉट, इसको पता कर सकते हैं। जब R अगर पता लग गया तो R जैसे आपको पता लग गया तो A1 के बाद में G1 पता लग जाएगा, G2 पता लग जाएगा, G3 पता लग जाएगा, और कोई भी आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद में देखते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। देखो दोस्तों अगर मान के चलो A है आपका अर्थमेटिक मीन, G है आपका जियोमेट्रिक मीन, और H है आपका क्या हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। कोई भी दो नंबर का, ये किसका है, कोई भी दो नंबर का A एंड B, ये जो है AM GM HM जो है कोई भी दो नंबर का है A एंड B। तो देखो A निकाल सकता हूँ मैं क्या A + B/2, G निकाल सकता हूँ √AB, एंड H हो जाएगा हार्मोनिक मीन ट्वाइस ऑफ AB अपॉन A + B। बोलो इसके बाद प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर दिस थ्री जितने भी ये मीन्स हैं उनकी प्रॉपर्टी फर्स्ट बोलती है कि A अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। सेकंड चीज़ है ये जो AGH है ना, AG और H अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ये तीनों ही क्या फॉर्म करते हैं, GP को फॉर्म करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकली कि AGH जो होते हैं या तीनों जो मीन होते हैं वो कौन सी सीरीज को फॉर्म करते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को करते हैं। तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, इनके बीच में रिलेशन हो जाएगा G² = AH। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद में देखो अब इसके बाद में क्या होती है कि इन तीनों से ही क्या बनते हैं, अगर इनके रूट में A और B लेके चलूँ, ठीक है ना। देखो कैसे,
अगर ए क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, ठीक है, और जी क्या हो जाएगा जियोमेट्रिक मीन, ठीक है ना। बिटवीन किसके बीच में, टू पॉजिटिव नंबर, बिटवीन ए एंड बी, कोई भी दो मान के चलो, बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, क्वांटिटी ए एंड बी, देन द क्वाड्रेटिक जो बनेगी ना इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिनके रूट्स क्या हो ए और बी हों, तब तो वो इक्वेशन क्या होगी, ठीक है ना। तो इसके आगे लिख देता हूँ, ठीक है ना, देन तो इनसे मिलने वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, हैविंग जिनके रूट्स क्या हो जाएंगे, जिसके रूट्स ए एंड बी हों, तो उससे मिलने वाली जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए एक्स और प्लस जी स्क्वायर। पेन नहीं चल रहा है यार, ये दोबारा लिख देता हूँ इसको। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ट्वाइस ऑफ ए एक्स, ये समझ लेना यहाँ पे अर्थमेटिक मीन है, और प्लस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में मान के चलो क्यूबिक बनानी हो तो क्या है कि क्यूबिक के लिए क्या जाएगा, हार्मोनिक मीन आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो पेन नहीं चल रहा है, इसी वजह से क्या है कि मेरे को स्लो लिखना पड़ रहा है। अगर मैं कहूँ कि क्यूबिक इक्वेशन बनानी हो तो क्यूबिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, जिनके रूट्स क्या हो जाएंगे, अगर ए बी सी हो, हैविंग रूट्स ए बी एंड सी हो, तब तो ए हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, जी हो जाएगा जियोमेट्रिक मीन एंड एच हो जाएगा हार्मोनिक मीन। तो इनसे बनने वाली जो क्यूबिक इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, देखो एक्स क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस के थ्राइस ऑफ जी स्क्वायर अपॉन एच, और माइनस ये एक्स हो जाएगा, एक्स का टर्म हो जाएगा, और माइनस जी का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अगेन एक्स क्यू माइनस 3 ax स्क्वायर प्लस 3g स्क्वायर अपॉन एच इंटू एक्स एंड माइनस जी का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है ना, इक्वल टू आ जाएगा 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, हैविंग द रूट्स ए एंड बी एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस के जी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ए जी एच अगर फॉर्म करते हैं किसको, ऑब्वियसली ए जी एच जो होते हैं यानी अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक जो मीन होते हैं, किसको फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को। और उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एंड मे बी इक्वल टू, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। और उसके बाद में एच हो ही जाएगा, उसके बाद में ग्रेटर देन एच हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर द थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। एनी डाउट है। उसके बाद में देखो दोस्तों, तीसरा आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक में जो मीन होता है उसमें आप समझते हो ही ऑलरेडी, ए बी सी क्या होगी अगर एच पी में है, ठीक है ना। तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, बी जो मिडिल वाला हो गया, ट्वाइस ऑफ ए सी और अपॉन ए प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, आज ये सीक्वेंस और सीरीज की जो थ्योरी है वो क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। जितना इम्पोर्टेंट था ना वो मैंने आपको बता दिया, और ये फीलिंग भी आ जाती है अपने आप, जब आपको पता लग, अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो ना, आपको पता लग जाएगा ऑलरेडी कि हाँ जितना हो सकता था वो कर चुके हैं। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की समझाने की। तो देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या हो जाएंगे कुछ, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 1 + 2 + 3 + n पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे उनका सम क्या होता है, ठीक है ना, n टर्म्स तक, तो क्या हो जाएगा वो n × n+1 / 2 हो जाएगा। सबको पता है इसको कैसे और लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ k = 1 k² से लेके k = 1 से लेके n तक k² का सम, ठीक है, सॉरी k² नहीं, k आएगा ओनली, k ये जाएगा n × n+1/2। सेकेंड अगर मैं कहूँ k² और
के की वैल्यू कहाँ से 1 से लेके n तक, इसका मतलब क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक n का स्क्वायर। तब इस केस में क्या हो जाएगा, ये n इंटू एन प्लस वन 2n+1 अपॉन कितना हो जाएगा 6। ठीक, आपको पता होगा ये फॉर्मूले हमेशा कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं, चाहे वो एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो चाहे वो रीजनिंग में कर लो, तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया देखो सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अच्छा इंटीजर बोला था उस टाइम पे, तो ये हो जाएगा सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा किसका सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। एंड नाउ स्टडी सम ऑफ द हायर पावर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि मे बी अप टू द q। तो समेशन ऑफ q 1 से लेके n तक, अगर मैं कहूँ 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस डॉट 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 प्लस nq, देन इट विल बी समेशन ऑफ n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? तो ये तीनों फॉर्मूले आपको आते भी होंगे और आपने पढ़े भी होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम मतलब जैसे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप इनको पढ़ते ही हैं। ठीक है ना, इसके बाद में यहाँ तक देखो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये फोर्थ वाला आता नहीं है, लेकिन आप फिर भी देख लो समेशन ऑफ k4 k इक्वल टू 1 से लेके n तक। 4 में मतलब 1 4 2 4 वाले हो जाएंगे, देखो 1 4 प्लस 2 4 प्लस के 3 4। ये नहीं पढ़ा हुआ आपने, और पढ़ा हुआ तो बहुत कम लोगों ने पढ़ा हुआ, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी कर लो। तो n/30 डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो इसका, n+1 2n+1 और इंटू हो जाएगा 3n² प्लस 3n-1। ठीक है, तो ये जो थ्योरी पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे किसी को डाउट हो कमेंट करके पूछ सकता है मेरे से, लाइक कर देना यार दोस्तों, ये मेरा मोटिवेशन होता है। और जो लोग नीडी हैं और जिनके लिए मैं ये वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेरा मकसद और मेरा टारगेट सिर्फ इतना ही है कि जिन लोगों को ज़रूरत है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत सारी फ़ी को, तो उनके लिए आई थिंक ये हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा थ्योरी का पोर्शन, और कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। यहाँ तक कोई समझाने में या कोई आपको लगता है कि कुछ रह गया हो सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड, तो आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने ये सब आपको पसंद आ रहा है तो यार लाइक कर देना, और जो भी वीडियो को देख के जा रहा है तो आपका, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक करने में तो आपको कुछ नहीं जाता, बिकॉज दैट विल बी माई मोटिवेशन, ओनली दिस इज़ फैक्ट बिहाइंड दिस, नथिंग एल्स। ठीक है ना, तो इससे क्या हो जाता है कि मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग लाइक कर रहे हो, तो मैं आगे अपना काम इसी तरीके से करता रहूँ। और मेरा जो टारगेट है, मकसद है, वो यही है कि जिन लोगों को ज़रूरत है, जो इस टाइम पे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कहीं आ नहीं जा सकते, और आपको पता ही है ACF का एग्ज़ाम किस तरीके का, किस लेवल का है, तो बस एक छोटी सी ये इनिशिएट किया था मैंने जिससे आप लोगों के लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो सके। और उम्मीद करता हूँ जिस तरीके के आपके कमेंट्स आते हैं कि आप इन सब चीज़ों को लाइक कर रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि भले ही ये किसी भी तरीके से चल रहा हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जितना मैंने अभी तक बताया आपको, जितना भी पढ़ाया, वो बहुत ही लेवल से पढ़ाया, बहुत ही लेवल से पढ़ाया। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि जस्ट मैंने कुछ भी पढ़ा दिया हो, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ाया बहुत लेवल से पढ़ाने की कोशिश की है, और बहुत बेस्ट तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है ना, तो ये है कि आई थिंक ये सब चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। देखो ना, और अपनी तैयारी पे एकजुटता के साथ में लगे रहना। कभी कभी मौका मिलता है लाइफ में कुछ करने का इन द सेंस कि कुछ ही पेपर ऐसे होते हैं जो सामाजिक सम्मान को बहुत बेहतर से बेहतर बना देते हैं। तो इन पेपरों के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो हर कोई देता है और हर साल देता है, लेकिन कुछ ही एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही कम लोग उनमें निकलते हैं। तो ये मौका मिलता है, इस मौके को मत जाने देना, और अपनी तैयारी पे बिल्कुल अच्छे तरीके से लगे रहना, और अपना जो काम है वो है बस मेहनत करने का। इससे आगे मत सोचा करो कट ऑफ कितनी जाएगी, पेपर का लेवल क्या आएगा, पेपर छोटा आएगा बड़ा आएगा, और किसी भी तरीके से माइंड में इस तरह की चीज़ों को मत लाया करो, बिकॉज बस आपका काम है आपकी तैयारी करने का, अपनी मेहनत करने का। तो आपको अपना कर्म करना है। अगर सिलेक्शन होता है तो वेल एंड गुड, उससे तो बेस्ट कुछ ही नहीं है, लेकिन नहीं होता है तो भी नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज आपको एक चीज़ की खुशी ये रहेगी कि आपने अपनी मेहनत की। नहीं हुआ डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट तैयारी करो। लेकिन एक कभी ये दुख नहीं आना चाहिए, कभी माइंड में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए
कि यार मेरा थोड़ी सी और पढ़ लेता तो मेरा काम हो जाता, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी को हमेशा बेस्ट रखो। जहाँ रिग्रेट होता है कि यार मेरे से कमी रह गई, ये रह गया, या मैं 1-2 घंटे और पढ़ लेता, या फिर मैंने अगर पढ़ाई की होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। अगर माइंड में इस तरीके से चीज़ आती है तो उससे उससे बेकार और उससे ख़राब चीज़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने बाद में जिस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है उसका मतलब ये हो गया कि आपने जो आपका एक्चुअल टाइम था उसमें आपने मेहनत नहीं की। तो अभी टाइम चल रहा है अच्छा खासा, तो अपनी पढ़ाई को करते रहो अच्छे से, और बिल्कुल परफेक्शन के साथ में एग्ज़ाम देना, और ज़्यादा टेंशन मत लो। बस अपने लेवल तक और अपने से जितना हो सकता है उसकी पढ़ाई करो, ठीक है ना। उसके बाद में छोड़ दो सब कुछ। अगर होता है तो बेस्ट, परफेक्ट, नहीं होता है तो फिर मूव ऑन, आगे के पेपर के लिए तैयारी करो, ठीक है ना। और लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे के मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा। बाय बाय, टेक केयर।